नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्जाम्स पर। दोस्तों, इससे पूर्व के हमारे लेक्चर में हमने काल को कंप्लीट किया है और आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। दोस्तों, आज हम सभी जानेंगे उपसर्ग से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और वर्तमान समय में परीक्षा के पैटर्न में किस तरह से उपसर्ग को पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज उपसर्ग को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि उपसर्ग से प्रश्न इससे बाहर कहीं से भी नहीं आएगा। मतलब इसकी 100% गारंटी है कि उपसर्ग में प्रश्न यहीं से आएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं उपसर्ग। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि उपसर्ग शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शब्द जो संरचना की इकाई होती हैं 4 होती हैं। उपसर्ग है, प्रत्यय, संधि और समास। ये चारों हमारे शब्द संरचना की इकाई होती हैं। और जो हमारा ये उपसर्ग शब्द है, हम उपसर्ग की बात करें तो इस शब्द का निर्माण 2 शब्दों के मेल से हुआ है, 2 शब्दों के संयोग से। जैसे उप और सर्ग, इन 2 शब्दों के मेल से के संयोग से उपसर्ग का निर्माण हुआ है। जहाँ पर उप का अर्थ होता है सहायक, जैसे उप आपने कई बार सुना होगा, जैसे हमारे जितने भी जैसे बड़े पद होते हैं उनमें एक उप या डिप्टी करके शब्द लगा के उन पद होता है। उसका अर्थ यह होता है सहायक या समीप का। जो सहायक या समीप का हो जाता है वो उप का अर्थ है। और सर्ग का अर्थ होता है भाग, जैसे नाटक में भी सर्ग होते हैं। तो उपसर्ग का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यह है जो समीप का और भाग होता है। तो अगर हम इसके अर्थ की बात करें, ऐसे शब्दांश होते हैं उपसर्ग जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। जैसे इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो यही है कि अर्थ में परिवर्तन या विशेषता, शब्द के पूर्व में जुड़कर इसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। और यही प्रत्यय क्या करता है, प्रत्यय शब्द जो है, प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं और ये शब्द के बाद में जुड़कर उनमें परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या कन्फर्म होता है कि उपसर्ग और प्रत्यय लगभग समान ही तरह से हैं, बस उपसर्ग शब्द के पूर्व में जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स, तो प्रीफिक्स पूर्व में जुड़ता है और सफिक्स हमारा लास्ट में। तो सफिक्स एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा प्रत्यय भी सफिक्स का काम कर रहा है और यहाँ पे उपसर्ग जो हमारा प्रीफिक्स का। जैसे अब हम इसकी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे उपसर्ग की। तो उपसर्ग की जो मुख्य पॉइंट हैं वो कौन से हैं? एक तो ये शब्दांश होते हैं, दूसरा यह शब्द से पूर्व में जुड़ते हैं और शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। इनका स्वयं का अपना कोई अर्थ नहीं होता, उपसर्ग का अपना स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है। और इनका कार्य क्या है? यह शब्द का निर्माण करते हैं या उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं निर्माण करके। तो ये ऐसे शब्दांश हैं जो शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं। अब हम जैसे कहते हैं हम कि इनका कोई अर्थ नहीं होता है, जबकि जब हम इनके उदाहरण को जैसे देखें, यहाँ पे है ज्ञान। ज्ञान एक शब्द है हमारा, इसमें हमारे पूर्व में आ जुड़ा और आ हमारा उपसर्ग है जो जुड़कर अज्ञान बना दिया, विलोम। और वहीं पे अगर हम इसी में वी जोड़ के और ज्ञान में विज्ञान बना देते हैं तो यहाँ पे विस्तार हो जाता है। मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे अर्थ में परिवर्तन तो कर ही रहा है, साथ में उसका कभी कभी विशेषता या विस्तार कर देता है। तो जैसे यहाँ पे आ का अर्थ क्या हो जाता है, आ लगने से अज्ञान, अज्ञान यानी नहीं ज्ञान। तो आ का अर्थ हमारे यहाँ पे किसका बोध हो रहा है? नहीं का बोध हो रहा है। नहीं बताने के लिए आ का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। लेकिन यदि आ का अर्थ यहाँ पे नहीं प्रयोग तभी हो रहा है जब वो ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी अगर हम स्वतंत्र रूप से इसके अर्थ की बात करें तो जैसे अगर हम शब्द वाक्य में प्रयोग देखेंगे, रोहित सुंदर नहीं है, यह एक वाक्य है। और यदि हम यहाँ पे नहीं के जगह पर अगर आ को हम यहाँ पे रख दें, रोहित सुंदर आ है, तो हमारा क्या है, क्या ये संपूर्ण अर्थ देने में सफल है? नहीं। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि शब्दांश हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, बस ये शब्द के साथ जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। जब ये शब्द के साथ जुड़ते हैं तब इनका एक विशेष प्रकार का अर्थ जरूर आता है सामने। जैसे अगर हम भाषा के आधार पर, भाषा के अर्थ के आधार पर कितने अंग होते हैं हम बात करें, 2 अंग होते हैं, शब्द तथा वाक्य।
और जो भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है वह होती है शब्द। तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या हैं, ये शब्दांश हो जाते हैं। तो यहाँ से भी यह स्पष्ट है कि ये दोनों शब्दांश हैं, इसलिए इनका स्वयं का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि शब्द का ही अपना स्वयं का अर्थ होता है और भाषा की जो सबसे अर्थपूर्ण इकाई है, सबसे छोटी, वह शब्द ही है और सबसे बड़ी इकाई अर्थ के आधार पर वाक्य होती है। फिर इसके इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। तो इससे हमारी परिभाषा का क्या निर्माण हुआ कि वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। और इसका कोई प्रकार नहीं होता। यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय में भिन्नता की अगर हम बात करें तो क्या होता है, उपसर्ग का कोई प्रकार नहीं होता, जबकि प्रत्यय में क्या हो जाता है, उसके दो प्रकार हो जाते हैं, कृत तथा तद्धित प्रत्यय, दो प्रत्यय हो जाते हैं। उपसर्ग का कोई प्रकार नहीं होता है। और अब हम दोस्तों बात करें कि उपसर्ग में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। सबसे प्रथम तो यही है कि उपसर्ग में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो सर्वप्रथम तो क्या बन जाता है, परिभाषा के आधार पर ही प्रश्न आ जाते हैं। उपसर्ग जैसे शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो प्रकार बनता है वो बनता है कौन सा उपसर्ग है। जैसे कोई शब्द रहेगा उसमें शब्दांश जुड़े रहेंगे तो उसमें पूछ लेगा कि कौन सा उपसर्ग है, जो शब्दांश रहेगा वही उसका उपसर्ग हो जाएगा। फिर यह भी प्रश्न बन सकता है कितने उपसर्ग हैं, जैसा अभी हम आगे इसमें जानेंगे किस प्रकार से यह हम पहचानेंगे कि कितने उपसर्ग हैं किसी शब्द में। फिर इनका मूल शब्द क्या है, यह भी एक प्रश्न बन जाता है। और तीसरा पांचवा ये बन जाता है कि किस भाषा का उपसर्ग है। अभी हम उपसर्ग को जानेंगे कि किस भाषा के कितने उपसर्ग हैं, यह भी जानेंगे हम। तो इसी क्रम में हम देखते हैं, जैसे अगर हम एक पर्यावरण शब्द को लेते हैं तो पर्यावरण में पहला तो अगर हम इसको पहला खंड इसका करेंगे तो परिधन आवरण बन जाएगा। तो यदि हम यहीं पे उपसर्ग की बात करें तो यहाँ पे परि हमारा उपसर्ग हो जाएगा और आवरण हमारा मूल शब्द हो जाएगा। पर यदि हम केवल आवरण की ही बात करें तो यह भी हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है, इसमें भी आ हमारा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ से हमारा क्या कन्फर्म होता है कि यहाँ से जैसे अगर पर्यावरण शब्द में अगर पूछा जाए कि कितने, पर्यावरण शब्द में यदि पूछा जाए कि कितने जो है प्रत्यय हैं उपसर्ग हैं, तो दो उपसर्ग हैं, एक परि है और एक आ है। तो कितने उपसर्ग हैं, दो हैं। और अगर इसके मूल शब्द की बात की जाए तो मूल शब्द है यहाँ पे वर्ण, तो मूल शब्द यहाँ पे वर्ण हो जाएगा। और अगर यह पूछा जाए कि किस भाषा का है तो परि और आ यह दोनों संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने जान लिया कि किस प्रकार से प्रश्न आता है तो उन्हें हम किस प्रकार से हल करते हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं। तो अब हम जानेंगे कि भाषाओं के उपसर्ग जो प्रचलन में हैं वह कितने हैं। तो यदि हम संस्कृत भाषा की बात करें, संस्कृत भाषा की जो उपसर्ग प्रचलन में है वह 22 हैं और इसको हम तत्सम से भी कह सकते हैं। जो संस्कृत भाषा के जितने भी उपसर्ग हैं वह सभी तत्सम हैं। तत्सम यानी उसके समान, किसके, संस्कृत के समान जो शब्द हैं वह क्या हैं, वह सभी वह 22 हैं। फिर हिंदी की बात करें तो हिंदी की जो हमारे उपसर्ग हैं वह तद्भव हैं होते हैं और इनकी संख्या प्रायः 13 या अगर हम NCERT की तरह से बात करें तो उसमें 22 ही दिए हुए हैं। NCERT में प्रायः संस्कृत का भी 22 बताता है, हिंदी का भी 22 और विदेशी या अरबी जो मिला के भी कुल 22 ही बताते हैं लगभग NCERT में भी। बाकी लगभग अरबी फारसी अंग्रेजी के 19 उपसर्ग होते हैं। फिर यदि हम इनके प्रकार की बात, शब्दों के प्रकार की बात करें, जैसे क्या होता है कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी और अविकारी। और अविकारी शब्द क्या होते हैं कि उन्हें बदला नहीं जा सकता है, कि शब्द जो संरचना में जो जिन्हें बदला जा सकता है वो केवल विकारी शब्द ही होते हैं, इनमें ही बदलने की योग्यता होती है। तो यदि उपसर्ग में मूल शब्द की बात की जाए तो हमेशा क्या होगा, वह विकारी शब्द ही होगा, क्योंकि मूल शब्द यदि विकारी है तभी उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, अविकारी शब्द में बदला ही नहीं जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा एक यह भी क्लियर हुआ कि केवल विकारी शब्द ही हैं जिनमें बदलने की योग्यता होती है, अविकारी शब्द को नहीं बदला जा सकता। और विकारी शब्द हमारा जो मूल शब्द है वह विकारी शब्द होता है। फिर उपसर्ग में प्रयोग की बात की जाए, उपसर्ग में संधि का भी प्रयोग किया जा सकता है, सामासिक पद का भी प्रयोग होता है और संयोग का भी प्रयोग होता है। जैसे संधि का प्रयोग हम जाने किस प्रकार से होता है, जैसे नि उपसर्ग जुड़ के ऊन शब्द में
न्यून बना देता है। तो यहाँ से क्या बना, यहाँ पे देखिए स्वर संधि का ये उदाहरण है कि यहाँ पे छोटी ई और ऊ मिलके फिर असमान स्वर मिलके क्या बना दिया, या को ला दिया यहाँ पे। तो यहाँ से क्या कन्फर्म हुआ, स्वर संधि का ये उदाहरण बन जाता है। तो यहाँ से संधि का भी प्रयोग उपसर्ग में होता है। फिर सामासिक पद की यदि हम बात करें, जैसे आ, यहाँ पे आ और जीवन मिलके क्या बन गया, आजीवन। यह हमारा कौन सा समास बन गया, यह हमारा, तो आजीवन में हमारा व्ययी भाव समास होता है। जहाँ अव्ययी भाव समास की बात की जाए तो वहाँ प्रथम पद उसका क्या होता है, अव्यय होता है। तो यहाँ से आजीवन में हमारा जो अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो जैसे हमने देखा संधि में यण संधि का ये उदाहरण बन जाता है, ई और असमान स्वर। सामासिक पद में आ जुड़ के जीवन, आजीवन, यह हमारा बन गया अव्ययी भाव समास। और संयोग की बात करें तो दुकान, अधन, दार मिल के दुकानदार, यह हमारा संयोग होता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे फिर वही जो हमने टॉपिक अभी क्लियर किया था कि मूल शब्द हमेशा विकारी शब्द ही होगा, क्योंकि विकारी शब्द ही है जिसमें परिवर्तन की योग्यता होती है। फिर दोस्तों हम यदि अब इसके जानेंगे कितने उपसर्ग होते हैं, कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, तो संस्कृत भाषा की जो उपसर्ग हैं 22, वह निम्न है। आ, अनु, अति है, अप है, अपि है, उप है, प्रति है, नी है, उत है, उद, उत या उद है, प्रा है, परा है, परि है, सम है, सु है, वी है, अभि, निर है, दुस है, दुर है, निस है, अव है और अधि है। यह सभी 22 जो हमारे हैं, यह संस्कृत के उपसर्ग जो हमारे प्रचलन में हैं वह होते हैं। फिर अब इनके उदाहरण को यदि हम देखें तो दोस्तों हम इतने उदाहरण करेंगे कि हो सकता है कि प्रश्न इसके बाहर ही नहीं जाएगा, इन उदाहरणों के बाहर नहीं जाएगा प्रश्न। जैसे अगर हम प्राध्यापक की बात करें तो यहाँ पे हमारा उपसर्ग क्या है, प्रा उपसर्ग हो गया। फिर यदि हम उसको भी आगे अध्यापक को भी तोड़ते हैं तो वहाँ पे अधि बन जा रहा है। फिर आपक जो शब्द है इसमें भी हमारा बड़ा आ प्रत्यय है और ये पक मूल शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम इस शब्द में, प्राध्यापक शब्द में उपसर्ग की बात करें तो कितने हैं, 3 हैं। फिर यह सभी क्या है, प्रा है, अधि है और आ है, यह तीनों क्या है, ये सभी हमारे संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। तो यहाँ से हमारा यह प्रश्न क्लियर होता है। फिर हम सुसंगठित की बात करें तो यहाँ पे जैसे सु है हमारा, फिर संगठित है। फिर समगठित की भी अगर हम 2 भागों में बांट दें तो सम और गठित मिलके यह बन जाता है। तो यहाँ भी हमारे 2 उपसर्ग हो जाते हैं। फिर इसी तरह अध्यादेश है, यहाँ पे अधि और आदेश बनता है। फिर आदेश में भी आदेश, तो यहाँ भी 2 उपसर्ग हो जाते हैं। फिर उदय में इसी प्रकार है, उद धन अय भी हो जाता है, उद धन अय भी, यहाँ पे हमारी व्यंजन संधि हो जाती है। तो प्रथम वर्ण में इसका परिवर्तन हो जाता है, पहले और तीसरे का प्रथम पद में बन जाता है। तो यहाँ पे उदय तीसरे में फर्स्ट, मतलब कि उसका क्या होता है कि उसी वर्ग के तीसरे में इनका हो जाता है चेंज, जैसे व्यंजन संधि के अंतर्गत ये हम देखेंगे। तो उदय है, उसके बाद अधीश है, अधिधन ईस मिल के अधीश बन जाता है। फिर प्रोज्वल है हमारा, प्रा और उज्ज्वल मिल के प्रोज्वल बन गया। उद्धन ज्वल मिल के उज्ज्वल बन गया, उज्ज्वल में हम देखेंगे जैसे। फिर अपव्यय है, अपधन व्यय मिल के अपव्यय बन गया। अव्यय में भी विधन अय है, तो यहाँ से 2 उपसर्ग यहाँ से भी हो गए हमारे, इसमें भी। उच्छेद है, उद्धन छेद उच्छेद हो गया। व्याकरण विधन आधन करण हो गया। संविधान की बात करें, समधन विधन धान संविधान हो गया। प्राचार्य है, प्राधन आचार्य है। न्यून तो हमने पहले ही देखा था। उन्नति है, उद्धन्नति हो जाएगा। उन्मुख है, उद्धन्मुख हो जाएगा। पर्यावरण है, परिधन आधन वरण हो जाएगा। प्रोज्वल है, व्याकरण है, प्रणाम है, प्राधन नाम प्रणाम हो गया। निर्माण है, प्रख्यात है, पराक्रम है, संतोष है, संभाषण है। आवृत्ति, प्रदेश, प्राधन देश, उदय, उद्धन अय, समालोचन, समधन आलोचन और आलोचन, इसमें भी 2 हो जाएंगे। उन्मिलन है, इसमें 1 ही उपसर्ग है। परिक्रमा में 1 ही उपसर्ग है। अत्युत्तम में भी 2 उपसर्ग हैं। अतिधन उद्धनतम है। फिर इसी तरह देखिए हमारे इतने ये उदाहरण और हो जा रहे हैं। अन्वेषण है, अभिकर्ता, अत्यंत है, निश्चय है, निरपराध है। तो यह सभी हमारी संस्कृत भाषा के सभी उदाहरण में आ जाएंगे। फिर हम हिंदी के उपसर्ग की बात करें तो इनकी संख्या भी यहाँ पे 13 और या 22, कहीं कहीं पे 13, कहीं 20, कहीं 22, इस तरह से मिलते हैं। तो हिंदी के उपसर्ग की बात करें,
आ, अध, अन, ये जो प्रमुख उपसर्ग हैं जो हिंदी के मेन जो परीक्षा में पूछाते हैं वह निम्न है। जैसे आ है, अध है, अन है, उन है, आओ, का, कु है, सा, सु, बिन, भर और दु। यह जो महत्वपूर्ण जो इसके हिंदी के उपसर्ग हैं जो अक्सर परीक्षा में आते हैं वह यही हैं। जैसे अब इसके उदाहरणों की बात करें, अटल है, अधखिला है, अनपढ़ है। जैसे अगर बड़ा आ की बात करें तो वह हमारे संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, और ये छोटा आ जो हमारा है ये हमारे हिंदी भाषा के उपसर्ग में आता है। 39 है, अवगुण है, कपूत है, का है ना, कुचक्र में कु है, सा और सु हो जा रहा है, बिन बुलाया है, सपूत है, सुडौल है, अनजान है, बिन ब्याहा, दुभाषिया। तो यह सभी हमारे हिंदी भाषा के उपसर्ग के उदाहरण हो जाएंगे। फिर हम विदेशी भाषा के उपसर्ग की बात करें तो इसमें अरबी भाषा के और अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग भी आते हैं, और फिर इंग्लिश भाषा के उपसर्ग आ जाते हैं। तो यदि अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग की बात करें हम तो आयन हो गया, अल हो गया, सर है, ला है, हम है, हर है, फी है, दर, कम, खुश, ना, गैर, बा, बदबर, बिल, बिला, बे। यह सभी अरबी या विदेशी फारसी भाषा के उपसर्ग हैं। फिर अगर इनके हम उदाहरण की बात करें, आयन वक्त है, अलबेला, सरपंच, लापरवाह, हम सफ़र, हर दिन, कम अक्ल, ना चीज़। तो यह सभी जो हमारे फीसदी है, दरमियान है, इसमें दर उपसर्ग हो जाएगा। तो यह सभी हमारे अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग के उदाहरण हैं। फिर हम अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग की बात करें तो जैसे सब और इंस्पेक्टर दोनों शब्द उसी भाषा के हैं, जैसे सब है, इंस्पेक्टर है। तो यहाँ पे ये जो सब है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार तो यह सिंपल यही पूछ लेता है इसमें उपसर्ग, तो इसमें सब अर्थ उपसर्ग हो जाएगा, चीफ उपसर्ग हो जाएगा, डिप्टी कलेक्टर में डिप्टी है, ये सभी अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं। हेड मास्टर में हेड है, वाइस प्रिंसिपल में वाइस है, प्राइम मिनिस्टर में प्राइम है। तो यह सभी हमारे उपसर्ग हो जाएंगे। तो अतः दोस्तों यहाँ से हमारा उपसर्ग कंप्लीट होता है। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्रत्यय। तो दोस्तों उपसर्ग हमारे ये सभी उदाहरणों को आप एक बार ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, और आपकी ज़रूरत होगी तो मैं इसकी नोट्स भी अपलोड कर दूंगा। बाकी उपसर्ग में इससे बाहर से प्रश्न नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। उपसर्ग में हमने किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं है। उपसर्ग जितने प्रकार के प्रश्न इससे बन सकते हैं उस सभी को हमने एड्रेस किया है। अब जैसे एक बार फिर रिवीजन में हम लोग देख लेते हैं कि उपसर्ग में क्या है, ऐसे शब्दांश जो पूर्व में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। और प्रत्यय में वहीं पे क्या होता है, प्रत्यय उपसर्ग में समानता, बहुत सी समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं। वह सभी हम प्रत्यय वाले लेक्चर में देख लेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या कौन सी समानताएं हैं और कौन सी असमानताएं हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा उपसर्ग का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या समझ में आती है कहीं पे, वैसे तो बहुत ही अच्छे से हमने इसको समझा है, पर तभी भी कहीं भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।